हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, और इसमें आपके असर्शन रीजन भी आ जाएंगे। ठीक है, और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। इन्होंने बोल रखा है इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल OCA सिमिलर टू ट्रायंगल OBD देन OAC इज इक्वल टू। देखो यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल दे रखे हैं OCA, देखिए देखो OCA है ना, ये OCA और OBD ये सिमिलर दे रखे हैं, तो आपको OAC यानी कि OAC ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देखो जब आपको कॉन्ग्रुएंट दे रखे हो ना चीज़ें, तब इजी हो जाता है, आप इजीली आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है सारी चीज़ें, सारी साइडें भी और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। बट जब सिमिलर की कंडीशन आ जाती है ना, उसमें आपको क्या देखना होता है, देखो एंगल तो सारे इक्वल होते हैं और साइडें क्या होती है, इक्वल रेशियो में होती हैं। ठीक है, और जिस अकॉर्डिंगली आपके ट्रायंगल सिमिलर हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल देखने होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है। ठीक है, अब अगर हम ट्रायंगल देखें OCA था, यानी कि OCA बोला यानी ये वाला एंगल, और यहाँ से बोला OBD, तो ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से OC गए थे, यहाँ से OB है, तो ये वाला एंगल ये वाले के बराबर हो जाएगा, और OCA आए थे फिर यहाँ से OBD गए, तो ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो OAC है वो डायरेक्टली आपका कितना आ जाएगा, 58 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ना वो आपका 58 डिग्री रहेगा। एक कन्फ्यूजन थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि इसकी आंसर की जो है उसमें आपका दे रखा है 52 इसकी वैल्यू। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या 52 इस वाले का नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमको अगर करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला जो एंगल इसके बराबर आ रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, और ये इसके बराबर है, तो ये जो 58 है ना ये भी 58 आएगा। 52 किसका आंसर आएगा, मानो 52 ये वाले एंगल आएंगे आपके, ये वाले वो कैसे आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक 110 दे रखा है, और अगर आपको ये वाला एंगल निकालना हो या ये वाला एंगल निकालना हो तो आप 180 वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो लीनियर पेयर, यानी कि ये 110 है और ये वाला एंगल निकालना है, तो 180 में से अगर हम क्या करेंगे 110 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 में 110 जाएगा तो बचेगा कितना, 70। अब आप क्या करोगे, 70 प्लस 58 को प्लस करो तो 128 आएगा, और 180 में से माइनस करो, एंगल से प्रॉपर्टी लगाती है, कितना आ जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 52 है तो ये भी 52 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला जो एंगल है ना उसका आंसर तो आपका कौन सा आएगा, 58 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दे रखा है, इफ पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल इज 38 सेंटीमीटर देन लेंथ AP इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे आपको इसका जो ट्रायंगल है ABC, इसका जो पेरीमीटर है वो आपको 38 सेंटीमीटर का दे रखा है। आपको AP की लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी ये वाली। देखो ये अगर आपने सर्कल चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको इजीली बन जाएगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, एक थ्योरम हमने पढ़ रखी है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को जो टेंजेंट बनती है ना उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती हैं। तो देखो अगर हम देखें तो देखो यहाँ से B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जो BR रहेगा और जो BP रहेगा इनकी लेंथ इक्वल रहेगी, यानी कि ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये तो मिल गया, हमको निकालना है क्या, AP। तो जो AP रहेगा वही AQ रहेगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मान लूँ x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लो, पेरीमीटर यानी कि सारी साइडों को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो अगर हम यहाँ से करें तो हमारे पास आ जाएगा, देखो AB है ना, यहाँ पे जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, सॉरी। तो हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है 38। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है AB, तो AB में क्या है, x प्लस 6, तो x प्लस 6 कर लेंगे। BC कितना है, 6 प्लस 8, तो 6 प्लस 8 कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ से 8 प्लस x, तो 8 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो 38 का यहाँ पे हो गया हमारे पास 38 ही इक्वल टू x प्लस x तो हो जाएगा 2x, इसको प्लस करो 6 6 12, 12 और 8 हमारा हो जाएगा 20, और यहाँ से 28, तो ये हो गया 28। ये प्लस का 28 इधर किस में जाएगा, माइनस में, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x, ये बचेगा कितना 10, 2 मल्टीप्लाई वाले जाकर डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। ठीक है, तो x जो आएगा वो हमारा कितना जाएगा, 5। ये x की वैल्यू यानी कि जो AP रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर का रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें देखो 1 माइनस टेन उसका 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन उसका 30 डिग्री इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो सिंपली है, यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, इनकी वैल्यू पुट कर लो बस। यहाँ पे आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 माइनस टेन उसका 30 डिग्री, यानी टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3, स्क्वायर लगाए इसलिए स्क्वायर लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें देखो, स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा कितना 1 माइनस 1/3 और यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कर लो आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3 और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2/3। नीचे कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। इसके नीचे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 जा 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और नीचे 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, बचेगा हमारे पास 2/4। इसको आप कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 1/2। अब देखिए हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो वैल्यू के फॉर्म में दे रखे हैं, 1 तो आया नहीं, तो आप इसमें देख लो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू हो जाती है ना, sin 60 की तो होती है √3/2 होती है ना, tan उसका 60 यानी tan 60 की √3 होती है, स्क्वायर भी करेंगे 3 आएगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा रहेगा, ए वाला है ना, क्योंकि 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इज, आपको सिर्फ क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताना है। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का, ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 3πr उसका हम क्या निकालते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr से निकालते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 वाला देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नहीं हो सकती है। देखो तो आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक चीज़ अच्छे से याद रखो कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है टोटल 1 होता है, यानी कि कभी भी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है ना। आप हमेशा देखना प्रोबेबिलिटी 1/2 या 2/3 यानी इस टाइप में आपकी आती हैं, यानी कभी भी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इतनी चीज़ याद रखना है। तो कहीं पे भी अगर आप जैसे यहाँ पे पूछ रहा कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो क्या नहीं हो सकती, जो वैल्यू 1 रहेगी यानी 1 से बड़ी रहेंगी, ठीक है। या तो 1 हो जाए 1 से बड़ी रहे तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है ना, 1 हो सकती है लेकिन 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर हम देखें सारे क्वेश्चनों में से तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे डी ही दिख रहा है। डी की वैल्यू कितनी है 4 है, जो कि क्या 1 से बड़ी है, तो ये वाला आंसर इसका नहीं हो सकता है। बाकी चीज़ ये भी आपको समझा देता हूँ, जैसे 0.4 है तो 1 से क्या छोटा है, 4% है, परसेंट को अगर मैं कन्वर्ट करूँ 4/100 से तो 0.04 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में 1 से कम हो जाएगा। बाकी इसको तो ऑलरेडी हम परसेंटेज में 0.04 और 100 से डिवाइड कर लेंगे तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर जो कौन सा रहेगा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई आपको ये चीज़ें। चलो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16 वाला देख लेते हैं। इसमें दे रखा है आपको द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स कैसे होंगे, है ना, नॉट रियल, रियल एंड इक्वल, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, इरेशनल और डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलो निकाल लेते हैं पहले अपन डी कि डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो देखो b, देखो यहाँ पे क्या हो जाता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -4/√3 हो जाएगी b की वैल्यू, ये a की वैल्यू और ये c की वैल्यू, तो -4/√3 तो -4 और हमारे पास √3 इसका हो जाएगा स्क्वायर -4ac, तो 4 a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी 4 है ना। ये देखो x² + bx + c से अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -4√3 आएगा और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16, इसका से रूट कैंसिल यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 4 3 या 12, 12 4 हो जाएगा हमारे पास 4 3 या 12, 12 4 48 है ना, 48। तो ये 16 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, ये भी 48 हो जाएगा -48, यानी माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 0, और d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई 0 आ गई। और d की वैल्यू 0 कब आती है, तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रेटर देन आती तो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं वहाँ पे, तो हमारे पास रूट जो रहेंगे वो रियल एंड इक्वल रहेंगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ना। यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट तो आया नहीं, नॉट रियल आया नहीं हमारे पास, अगर लेस देन होती तो नॉट रियल हो जाता, इक्वल ए की कंडीशन में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो
अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए 17 को समझिए आप। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखे हैं, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे 80 स्टूडेंट के यहाँ पे ग्राफ में आपको यहाँ पे टेबल में बता रखा है। देखो तो आपको यहाँ पे बताना है क्या, द मीडियन क्लासेस। यहाँ पे मीडियन क्लास क्या होगी, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लास के फॉर्म में दे नहीं रखा, विलो 10, विलो 20, विलो 30 दे रखा है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना हम जानते हैं कैसे करेंगे। विलो 10 है, विलो 20 यानी 10 का गैप लग रहा है, तो विलो 10 है मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to 10 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 to 20 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 20 to 30 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 30 to 40, ये हो जाएगा 40 to 50 और ये हो जाएगा हमारे पास 50 to 60, है ना। तो इस टाइप में हो जाएगा। बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, जब विलो के अकॉर्डिंगली दे रखा होता है, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। तो ये जो विलो के फॉर्म में दे रखे होते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका CF होता है ना। मीडियन क्लास की जब बात करते हैं, मीडियन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है आपकी। ठीक है, आपको एफ अलग से निकालना पड़ता है। तो एफ कैसे निकालते हैं वो पता है आपको, 2 का 2 हो जाएगा, 12 में 2 माइनस करेंगे 10 आएगा, 28 में 12 माइनस, इस टाइप में माइनस करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमको मीडियन क्लास पूछिए तो मुझे एफ की नीड नहीं है, क्योंकि मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, n, है ना। और n क्या होता है, ये टोटल नंबर का सम होता है, जो कि आपको दे रखा है 80। ठीक है, तो n दे रखा है 80 और हमको मीडियन क्लास निकालने के लिए चाहिए होता है क्या, n/2, है ना। n/2 मतलब कितना हो जाएगा, 80/2। तो 80 अगर 2 कर दूं मैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 40। और 40 किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर आता है, 40 किस में अंदर आएगा, ये वाले में 56 में। 28 तक में 40 आएगा नहीं, तो 40 आ जाएगा आपका, 56 के अंडर में आपका 40 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी पास मीडियन क्लास, यानी कि 30 और 40। क्लियर है यहाँ तक। तो 30-40 इसकी क्या रहेगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18 वाला। चलो तो 18 में हमको क्या दे रखा है, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2.5 and -1/5 is। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है। देखो सिंपल सा कर सकते हो आप। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x², ये रूट्स दे रखे हैं आपको जीरो, 2.5 यानी कि 2.5 प्लस यहाँ पे क्या है -1/5, तो ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला माइनस और इसका प्लस, माइनस प्लस माइनस, x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी दे रखा है 2.5 और -1/5 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, x² माइनस, देखो 5 तो नीचे सेम ही है, तो 2 - 1 हो जाएगा यानी 1/5 बचेगा, x माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 बन जा 2, 5 5 जा 25, तो ये नीचे हो जाएगा 25। इसको एलसीएम लेकर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 25। देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 5 5 जा 25, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, यहाँ पे माइनस 25 से 25 कैंसिल इक्वल टू 0, और ये 25 इधर आके 0 हो जाएगा। यानी इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपको, 25x² माइनस 5x माइनस 2। तो देखो ये हमारे पास किस में है, ये वाला डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, बाकी और कहीं पे है क्या, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास जो 25x करे माइनस 5x माइनस 2 इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हम 19 वाला। चलिए देखिए 19 से आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो अच्छे समझना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले थोड़ी चीज़ आप समझ लो, असर्शन रीजन में आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चन दे रखेंगे, एक असर्शन और एक रीजन। ठीक है, अब इनको एज आ अलग अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना, अलग अलग तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। पहला वाला ऑप्शन जो वो आपको बताता है जो असर्शन और रीजन है दोनों सही होते हैं, और जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है असर्शन की। तो पहला वाला ऑप्शन, अगर दोनों असर्शन और रीजन सही है, ठीक है, लेकिन जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है असर्शन की, तो बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यदि सी में क्या दे रखा है, अगर असर्शन ट्रू हो सकता है और यहाँ पे रीजन क्या है फॉल्स है, तो हम ये वाला टिक करेंगे। अगर हमारे पास असर्शन फॉल्स है और रीजन हमारे पास ट्रू है तो ये वाला टिक कर लेंगे। अब देखिए होता है क्या चीज़ वो देखेंगे हम, यहाँ पे असर्शन है और यहाँ पे रीजन है, तो आप क्या करो दोनों चीज़ों को अलग अलग सॉल्व करके देख लो, या स्टेटमेंट पढ़ के देख लो वो सही है या नहीं पे। अगर आपको लगता है कि ये वाली चीज़ सही है और ये वाली चीज़ भी सही है और ये इसी चीज़ के बारे में हमको बता रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगर आपने पढ़ के देखा ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट या दोनों क्वेश्चन हमारे पास उनके सॉल्यूशन वगैरह सब चीज़ें ठीक है, बट
इससे उसका कोई लेना देना नहीं है ना, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ इसमें नहीं बता रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अगर आपके पास में पहला सही हो जाता है, ये गलत हो जाता है तो सी वाला, अगर ये गलत हो जाता है और ये सही हो जाता है तो हमारे पास, सॉरी ये सही हो जाता है और ये गलत हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रखे हैं हमको कि अससन जो दे रखा है 19 वाले में, ये बोल रखा है द सीक्वेंस -1 -1 -1 2 -1 तक इज एन एपी। ये एपी है, ठीक है। अब देखिए एपी कब हम बताते हैं, जब हमारे पास उसकी जो टर्म्स होती हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। देखो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस को देखें तो -1 -1 -1 इस टाइप में चलता जा रहा है। अगर मैं यहाँ से डी निकालूँ तो डी क्या हो जाएगा, हमारे पास डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1, यानी कि -1 माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ये देखो ये a2 की, ये a1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू, ये a3 की वैल्यू इस टाइप में चलती रहती है। और यहाँ पे तो सारी वैल्यू -1 है। तो देखो a2 हमने लिखा -1, माइनस का माइनस लगाएंगे, अभी क्योंकि a1 की वैल्यू भी माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं निकालूँ a3 - a2 तो वो भी देखो कितना होगा, a3 भी -1 है, माइनस का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 0। तो डी तो सारे सेम आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं पे भी कॉमन डिफरेंस अगर हो जाता है, अगर हमारा सेम होता है तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एपी है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो हमारा असर्शन है वो क्या सही है ना, क्योंकि डी की वैल्यू जो है वो इक्वल टू में आ रही है। अब देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रीजन अगर हम देखें, रीजन में क्या दे रखा है, इन एन एपी an - n - 1 is constant where n greater than and equal to 2 है ना, एंड n इज नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो है अब an - n - 1 आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखो एक चीज़, हमने कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाया है, a2 - a1 a3 - a2 है ना। आगे भी लगाते तो a4 - a3 करते हैं ना, फोर्थ वाली टर्म में थर्ड वाली माइनस करते, फिफ्थ में से फोर्थ वाली। यानी कि अगर इसको n के फॉर्म में लिखूँ, ये अगर n है तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ an तो माइनस ये वाली जो टर्म आई है वो क्या है, n - 1 ही तो है। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 में से 1 माइनस गया 3 करोगे। अगर जैसे यहाँ पे 3 है तो ये 3 आया, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे 2 लिखेंगे तो 2 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि जो डी निकालने का जो a2 - a1 वाला है ना, वो यही फॉर्मूला है, ठीक है। और अब यहाँ पे ये भी बोल रखा है n की जो वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो देखो n की जगह पे अगर यहाँ पे कितना रखें, हम 2 रखें, ठीक है, तो -a2 - 1 यानी कितना हो जाएगा, a2 - a1, ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि अगर n की जगह पे अगर हम क्या रख लें, जैसे 1 रख लें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - 1, ये तो 0 हो जाएगा। ये तो कोई, अब a0 कोई वैल्यू होती है हमारे पास, a0 कोई टर्म है कि a1 से स्टार्ट होती है ना, तो ये तो होगा नहीं। तो n की जो वैल्यू रहेगी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी 2 से, है ना। उसके बाद ही 3 4 इस टाइप में हम चलेंगे, ठीक है। तो ये वाली भी चीज़ भी सही है, और यहाँ से d हमने इसी फॉर्मूले से निकाला है इसका, ठीक है। इसका मतलब ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए रहेगा ना, इसके लिए हमारा ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो देख लीजिए क्या दे रखा है, असर्शन इसमें बोल रखा है 2 + √3 और ब्रैकेट के बाहर √3 इज एन रेशनल नंबर। देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, हमारे पास 2 + √3 और बाहर भी हमारे पास √3 है, क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो √3 का × 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 2 √3, और √3 का √3 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 3, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 √3 + 3। और ये क्या आ रहा है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि देखो 2 √3 एक रेशनल नंबर है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी इरेशनल और एक रेशनल का, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, हमेशा क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक रेशनल नंबर है 2 और ये √3 एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक हमेशा इरेशनल आएगा। तो ये भी प्लस करेंगे इरेशनल और रेशनल को तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा इरेशनल हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, ये रेशनल है, हाँ तो सही है। तो पहला वाला तो ट्रू हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अब रीजन में क्या बोल रखा है कि 2 इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना, ऑलवेज इरेशनल होता है। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इन्होंने एक वर्ड दे रखा है ऑलवेज, ठीक है। अब ये सिर्फ इतना सा बोलते प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इज इरेशनल, तो हो सकता है कभी कभी हो जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ। देखो हमारे पास ये क्या है, इरेशनल नंबर, तो ये भी एक प्लस
2 प्लस का था और ये √3 हमारा इरेशनल नंबर था। तो यहाँ पे क्या हो गया था, एक रेशनल था, ये भी एक रेशनल था, तो इरेशनल का हमने मल्टीप्लाई किया तो एक इरेशनल नंबर ही आया हमारे पास। लेकिन ऑलवेज बोला हमेशा क्या ये पॉसिबल है कि 2 इरेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ एक रेशनल नंबर आए? तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर मैं इसी का मल्टीप्लाई √3 से कर दूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 3, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, होता है जैसे हमने यहाँ पे किया, कई बार ऐसा होगा कि रेशनल और रेशनल का मल्टीप्लाई करने पे हमेशा एक रेशनल नंबर आएगा, बट हमेशा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे पास जो ये वाला रहेगा ना, ये जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगर ट्रू फॉल्स वाली आ जाती तो ईजिली बता सकते हैं ये हमारा रीजन फॉल्स है। कौन से वाले में, सी वाले में, तो सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसी के साथ ही आपके इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है, और बाकी के इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल ही जाएंगे। मैंने आपको बता ही दिया, प्लेलिस्ट की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। इस पेपर का भी और स्टैंडर्ड भी मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, तो वो सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।